नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और साल 2020 को याद करने भर से जहन में सिहरन दौड़ पड़ती है। पूरा साल कोरोना ने बर्बाद कर दिया, लोग घरों में दुबके रहे। हालांकि पूरे देश ने इस दौरान एकजुटता दिखाई और कोरोना पर कंट्रोल किया गया, लेकिन एक बार फिर लापरवाही की वजह से कोरोना पैर पसार रहा है और तेजी से इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो सबसे कारगर उपाय हैं, उनको लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। साल 2020 जैसे गुजरा वैसे साल 2021 न गुजरे, इसके लिए लगातार लोगों से शासन प्रशासन अपील कर रहा है। कोविड प्रोटोकॉल के पालन करने से सामने आते नए कोरोना केस पर लगाम लगाई जा सकती है। सावधानी से कोरोना के खिलाफ देश जो जंग लड़ रहा है, उसमें अपनी भागीदारी निभाएं और कोरोना को परास्त करें। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अच्छी खबर सामने आई। आज से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की जा रही है। और देखिए, 45 साल से ऊपर के लोगों को आज से टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी। तो आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। सरकारी और निजी किसी भी अस्पताल में आप ये टीका लगवा सकते हैं। निजी अस्पतालों में 250 रुपए प्रति खुराक की दर पर यह टीका उपलब्ध है। यानी कि आप अगर निजी अस्पताल तक पहुंचकर टीकाकरण का हिस्सा बनना चाहते हैं और टीका लेना चाहते हैं, तो 250 रुपए देकर आप इसकी खुराक ले सकते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये कि जहां पर कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें अब ये दायरा और वैक्सीनेशन को रफ्तार देने के लिए आज से तीसरे चरण की शुरुआत, और उसमें 45 साल से ऊपर के सभी लोग निजी या फिर सरकारी किसी भी अस्पताल में जाकर टीका लगवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन आखिर कराएं कैसे? तो कोविन ऐप पर आप खुद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोविन की वेबसाइट cowin.gov.in पर भी रजिस्ट्रेशन आपकी तरफ से कराया जा सकता है। बुजुर्ग फोन से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यह सहूलियत उन्हें दी गई है। और फोन से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 1507 पर आप डायल करें और इसके जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। निजी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर भी आप खुद रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और टीकाकरण का हिस्सा और टीका लगाकर आप खुद को और अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन लापरवाही से लोग बाज नहीं आ रहे। हमारी टीम जब अलग अलग जगहों पर पहुंची तो जो दिखा वो वाकई डराने वाला है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई और उस दौरान आपकी एक छोटी सी लापरवाही, आपका एक गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आपको और आपके अपनों को मुसीबत में डाल सकता है। और आज से जब वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है और इस वैक्सीनेशन में आप कैसे भागीदार बन सकते हैं, कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उसकी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। बुजुर्ग जो है वो फोन के जरिए भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अगर आप डायल करके इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो 1507 पर आप डायल करें। नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर आप जाकर वहां पर टीका लगवा सकते हैं। आज से 45 साल से ऊपर के सभी लोग जो हैं वो निजी या सरकारी अस्पतालों का रुख करते हुए टीका ले सकते हैं। बात केवल राजधानी पटना की नहीं है, बिहार के कई शहरों में कोरोना के बढ़ते केस के बीच लोग बेहद लापरवाह बने हुए हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में कोरोना के नियमों की ज्यादातर जगहों पर धज्जियां उड़ाई जाती हुई तस्वीरें कैद हुई। बिहार में फिर से कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। 3 दिनों के भीतर प्रदेश में 600 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। अब होली की छुट्टियों के बाद लोग वापस लौटने लगे हैं। ऐसे में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोग कितने सतर्क हैं और कोविड के नियमों का पालन कर रहे हैं, उसकी पड़ताल न्यूज 18 ने की। शुरुआत हमने राजधानी पटना से किया। हमारे संवाददाता अमित सिंह ने रेलवे स्टेशन का जायजा लिया और पता लगाने की कोशिश की कि कोविड नियमों का यहाँ क्या हाल है। पहले ये दावा सुनिए।
सभी को उद्घोषणा के माध्यम से और हम लोग गाड़ियों में प्रॉपर घुस करके और बताते हैं कि कम से कम ये दूरी बना के रहें और मास्क पहने। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और दवाई तो चलिए है, दवाई के साथ साथ कड़ाई का भी पालन करना है। रेलवे प्रशासन के दावों की पड़ताल हमने की और ट्रेन के अंदर जाकर पता लगाने की कोशिश की कि आखिर यात्री कोरोना को लेकर कितने सजग हैं। हम पहुंचे हैं स्टेशन पर। यहाँ जो ट्रेनें दिल्ली की तरफ जा रही है, यानी कि जो लोग अब बिहार से दिल्ली लौट रहे हैं, मुंबई लौट रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है कि ये लोग कितना सजग हैं और सतर्क हैं। सबके लिए जरूरी है, अपने लिए तो है ही, दूसरे के लिए भी है। हमारे अगल बगल अगर कोई मास्क नहीं पहना है तो उनको मास्क नहीं पहना है वो खतरनाक हो सकता है। हम मानते हैं कि मास्क नहीं है तो रुमाल बांध ले या फिर अपना अंगोछा डाल ले, गमछा डाल ली सर। तो पहले तो गलती कर दिया आपने जी। आगे से ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। हाँ जी। छोटा सा बच्चा है, इसको भी तो कुछ बांध दीजिए। बांध देंगे सर, अभी खाना खा रहा है सर। आप ये कर दीजिएगा। अब ये तस्वीर है पटना के मीठापुर सब्जी मंडी की। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने इस बेहद भीड़-भाड़ वाले इलाके का जायजा लिया। यहाँ लोग ना तो मास्क पहने दिखे और सोशल डिस्टेंसिंग की तो पूछिए ही मत। तर्क भी अजीब सा दिया जा रहा है। इस वक्त हम हैं मीठापुर सब्जी मंडी में और देखिए भीड़ इतनी ज़्यादा है और न किसी के चेहरे पे मास्क है, नहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, जिस तरीके से पिछले 72 घंटों में 600 से ज़्यादा लोगों को कोरोना पॉजिटिव हो चुका है और लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे में ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। कोरोना का किसको नहीं डर है? तो मास्क वगैरह कुछ नहीं लगाया है? लगाते थे, अभी भूख लागे गमछी रखते थे, एनी टाइम हमेशा गमछी। भुलाइए मत, दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आपने ठीक किया। एक शख्स है, मास्क नहीं मिला तो रुमाल ही रख लिया, ये ठीक है। कई सारे ऐसे लोग ढक लो, अभी भी ढक लो। चेहरा क्या नहीं ढकते हैं? जी सर, हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है तो सर। कमाने खाने वाला को बीमारियां नहीं पकड़ेगा? पकड़ेगा नहीं सर। रखिए ना। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदेश में पिछले 72 घंटे में 664 नए केस मिले हैं। बड़ी बात ये कि संक्रमितों में 70% दूसरे प्रदेशों से आने वाले हैं। 10 दिनों में कोरोना के सक्रिय केस 1051 दर्ज किए गए। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि बिहार में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.85% है। तेजी से पांव पसारते कोरोना के मामलों ने माननीयों को भी चिंतित कर दिया है। तभी तो सत्ता पक्ष की ओर से विशेष सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। जब पूरे देश के पैमाने पे आप देखिएगा तो आपको ध्यान में आएगा कि बिहार ने काफ़ी नियंत्रण रखा है और हम सब लोग टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, ये 3 शब्द जो है जिस पे शुरू से काम करके हम लोग सफल हुए हैं, हम लोग उस काम को कर रहे हैं। अब फिर दोबारा लहर आई है। WHO ने भी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, सबने संयुक्त रूप से फिर सावधानी बरतने को कहा है और तब भी श्री नीतीश कुमार के प्रयासों को मिस प्रोपेगेट किया गया। जरूरत कोरोना से डरने की है, जरूरत संक्रमण से बचाव और सतर्क रहने की है। यदि ऐसे ही हम लापरवाह बने रहे और कोविड नियमों को ठेंगा दिखाते रहे तो कोरोना के केस में न सिर्फ इजाफा होगा बल्कि आपकी जान तक जा सकती है। इसलिए खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से अमित सिंह और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर हमले का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में हिंसक भीड़ पुलिस पर हमला करते हुए नजर आ रही है। हिंसक भीड़ के सामने पुलिस लाचार है। ये वो वायरल तस्वीर जो इस वक्त बेहद तेजी से फैलती हुई, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पुलिस वाला फायरिंग कर रहा है। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में हथियार भी हैं। पूरा वीडियो तुर्की ओपी के तारसन गांव का बताया जा रहा है। मंगलवार को तारसन में हिंसक झड़प हुई थी और इसी दौरान पुलिस पर हमले का यह वीडियो शूट किया गया जो इस वक्त वायरल है। तो देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से उस दिन हिंसक भीड़ ने पुलिस वालों को यहां से खदेड़ा, पथराव किया गया और सड़कों पर रणक्षेत्र जैसी तस्वीरें कैद हुई जो इस वक्त वायरल जरूर हो रही हैं। और हिंसक भीड़ का ये वायरल वीडियो कानून व्यवस्था को लेकर लोगों के अंदर
जो डर होना चाहिए, उसको लेकर जो गंभीरता होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती हुई और वही मंगलवार को तारसन गांव में एक बार फिर से देखने को मिला। पटना में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शास्त्री नगर थाना क्षेत्र की है और मृतक का नाम वीरेंद्र बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वर्चस्व को लेकर उसकी हत्या को अंजाम दिया गया। आईजीआईएमएस के आसपास के इलाके में उसकी गतिविधियां थी और वर्चस्व में इस शख्स को मौत के घाट उतारा गया। वैशाली के लालगंज में अपराधियों ने एक स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर जख्मी कर दिया। गोली मारने के बाद लुटेरे सोने और चांदी के साथ कैश से भरे बैग को लेकर फरार हो गए। स्वर्ण व्यापारी को गोली मारी गई और उसके पास मौजूद चांदी और सोने के साथ कैश के जो उस वक्त उसके पास मौजूद थी उसे लेकर यहां से भाग खड़े हुए ये लोग। पीड़ित का मोबाइल भी बदमाश अपने साथ ले गए। रामनाथ शाह अपने पुत्र सूरज शाह के साथ बाइक से लालगंज में दुकान बंद कर अपने घर घटौरा लौट रहे थे और तभी नमीडीह के पास बाइक पर सवार अपराधियों ने उन्हें रोका और इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है और बताया जा रहा है कि स्वर्ण व्यापारी का अपने पार्टनर से विवाद चल रहा था। पुलिस ने जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। वहाँ से इनका ये और इनका बेटा दोनों आ रहे थे और उसके बाद नामिडी से थोड़ा आगे मतलब इनको 3 आदमी से था और इनको धकेल दिया और 2 आदमी गर्दन में हाथ लगा कर तीसरा का 3 नंबर वाला था लड़का वो गोली मारा इनको, एक जंगा में और 2 पट्टा में। लालगंज बाजार में इनका सोना चांदी का दुकान था। वो अपनी दुकान बंद करके आ रहे थे। रहने वाले कटारो खड़ता थाना क्षेत्र का रहने वाले हैं। ऐसा बता रहे हैं लेकिन स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहे हैं कि सोना चांदी का दुकान पार्टनरशिप इनका दुकान चल रहा था और विगत 1 साल पहले इनका दुकान में पार्टनरशिप से उनको हटा दिया गया था कुछ कमियाँ के कारण। उस टाइम मामला सलट गया था लेकिन फिर 3-4 माह पहले फिर पुनः वो मामला उभर कर आया था और इनका विवाद गहराते जा रहा था, तो उस संदर्भ में भी देखा जा रहा है। कटिहार के एक स्कूल के हेडमास्टर के विदाई समारोह के दौरान विद्यालय अखाड़े में तब्दील हो गया और काफी देर तक यहां अफरा तफरी मची रही। इस दौरान जमकर कुर्सियां चली जिसमें एक शिक्षक घायल हो गए। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को किसी तरह से शांत कराया। दरअसल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कटिहार के विद्यालय की है जहां पर विदाई समारोह को लेकर सभी लोगों का जुटान था। लेकिन देखिए विदाई समारोह के दौरान किस तरीके से जमकर बवाल मचा, कुर्सियां चलाई गईं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुड़िया के हेडमास्टर नीलम कुमारी रिटायर हो रही थी। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की मौजूदगी में दूसरे टीचर्स मृत्युंजय कुमार को प्रभार दिया जाना था, जिसका दूसरे शिक्षक सुमन कुमार यादव ने विरोध किया और हंगामा इसी दौरान इस कदर बढ़ता है कि देखिए एक दूसरे के ऊपर लोगों ने हाथ भी आजमा लिया। हम लोगों को इस बात का, इस माहौल की जानकारी नहीं थी। हमें जानकारी नहीं दी गई थी कि विदाई समारोह किस ढंग से होगा। सारे शिक्षकगण ही उनका जो है अरेंजमेंट किए हुए थे। हमको प्रभार देना था और करना था और मेरी कोई मंशा नहीं थी। मुझे तो आज जाना था विद्यालय से। उत्पाद विभाग की टीम ने नवादा के रजौली में वाहन चेकिंग के दौरान गिट्टी लदी मिनी ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया है। पुलिस ने शराब के साथ एक कारोबारी को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार कारोबारी मोहम्मद इरफान समस्तीपुर के धर्मपुर का रहने वाला है। शराब की जो खेप है वो कोडरमा से लूट की गई थी। इसे कारोबारी समस्तीपुर लेकर जा रहा था और इसी दौरान नवादा में कार्रवाई की गई और इसे बरामद किया गया। जाना कहाँ था? समस्तीपुर। किसका माल था? अजीत कुमार राय। कहाँ करने वाला है? गाड़ी मालिक है सर। गाड़ी मालिक कहाँ करने वाला है? गाड़ी मालिक मुजफ्फर। एक गाड़ी की जांच की जा रही थी। गिट्टी गाड़ी में भी रॉड से मारने पे उस पर ढक सकते हम क्या एक अलग तरह का आवाज़ आया, जिस पर गिट्टी हटा के देखा गया तो शराब बरामद किया गया। टोटल 197 पेटी शराब उसमें से बरामद किया गया, जिसका कुल करीब 15 से 20 लाख के बीच में मूल्य है। गिरफ्तारी और ड्राइवर
एक था गाड़ी में, एक मात्र ड्राइवर ही था जिसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम मोहम्मद इरफान है। ये धर्मपुर थाना समस्तीपुर टाउन का रहने वाला है। बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी ने 7 नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है। इन लड़कियों को महानगरों में ले जाने की तैयारी की जा रही थी। सभी लड़कियां नेपाल की रहने वाली हैं, जिन्हें फिल्म में काम कराने का प्रलोभन दिया गया। लड़कियों के परिजनों ने नेपाल पुलिस से लड़कियों के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। जीआरपी ने इस पूरे मामले को लेकर नेपाल पुलिस को सूचना दी और अब तहकीकात की शुरुआत की गई है। द्वारा कुछ बच्चियों को यहाँ पे मिलने के बारे में जानकारी दिया गया है, जो कि नेपाल की बच्चियाँ हैं। इस संदर्भ में नेपाल प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया है। वहाँ से भी कुछ लोग आए हैं और काउंसलिंग हो रहा है उन बच्चियों का किस परिस्थिति में यहाँ तक आई है, और आगे की प्रक्रिया जो है वो जीआरपी के माध्यम से किया जाएगा। ये कॉल का घटना है, तो इसमें टोटल 7 लड़की है। तो लड़की उनके गांव से गायब हुआ है, इसलिए इन्फॉर्मेशन आया था। उसमें इन्फॉर्मेशन आने के बाद हमने बॉर्डर ड्यूटी थोड़ा टाइट कर लिया था। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां पर मोबाइल लुटेरे की जमकर पिटाई की गई। मनियारी के किनार गांव की यह घटना है, जहां पर लोगों ने लुटेरे की पहले तो पोल से बांधकर जमकर पिटाई की। मोबाइल लुटेरे की पिटाई की तस्वीरें सामने हैं। अधमरा करने के बाद पुलिस के हवाले उन्हें किया जाता है और बताया जा रहा है कि रात करीब 10 बजे किनारो पुल के पास लुटेरों ने एक युवक को घेर लिया और मोबाइल लूटने की कोशिश करने लगे। जब लूट का विरोध किया गया तो लुटेरों ने फायरिंग शुरू कर दी। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर इस शख्स को पहले पोल से बांधा जाता है और उसके बाद जमकर इसकी पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस के हवाले से किया जाता है। नवादा में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो बेहद तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कई युवक एक साथ बैठकर शराब की पार्टी कर रहे हैं। देखिए, ये वो वायरल वीडियो है जहां पर सभी युवकों के हाथ में आपको शराब के ग्लास नजर आ रहे होंगे और जमकर पार्टी की जा रही है। शराब पार्टी के दौरान भोजपुरी गाना बजाया जा रहा है और शराब पीने वाले युवक गाने पर डांस भी कर रहे हैं। जमीन पर कई ग्लास में शराब से रखी भी हुई है और इस वीडियो के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह पकरी बरावा के उसरी गांव का है, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। लेकिन इस तरह के वायरल वीडियो से पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं, क्योंकि नवादा में एक दिन पहले ही जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत की घटना सामने आती है। एक शख्स की आंख की रोशनी चली जाती है और उस दौरान इस तरीके से शराब के जाम को छलकाते हुए ये युवक पार्टी कर रहे हैं, जो पुलिस की कार्यशैली को एक बार फिर से सवालों के घेरे में लाकर खड़ा करती है। बिहार में बालू की कीमत 50% तक बढ़ सकती है। जहां सरकार ने बालू घाटों की बंदोबस्ती बढ़ाई है। कैबिनेट की बैठक में, जिसमें 35 एजेंटों पर मोहर लगी, राज्य में युवाओं को नौकरी के अवसर मिलेंगे। वहीं 3 बड़े निवेशों को भी हरी झंडी दी गई है। बुधवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 35 एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक के बाद जो जानकारी मिली वो इस ओर इशारा करती है कि सरकार का फोकस बेरोजगारों को रोजगार देने पर है। बैठक में जो निकल कर आया उसके मुताबिक 5,635 सरकारी पदों पर बहाली होगी, जिसमें पटना IGIMS में 403 नए पद सृजित किए गए हैं। बिहार SSC में 198 नए पदों की मंजूरी मिली है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकार में 39 पदों पर बहाली होगी। कोर्ट में 9 अराजपत्रित पदों की मंजूरी मिली है। विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में कुल 218 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। जिलों में मत्स्य प्रचार पदाधिकारी के 264 नए पद सृजित किए गए हैं। राज्य के नगरपालिका में विभिन्न प्रकार के कुल 4,503 पदों पर नियुक्ति होगी।
कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए पदों का सृजन किया गया है और ये कुल मिला करके 4,503 पदों का सृजन किया गया है, जिस पर प्रतिवर्ष 76 करोड़ 35 लाख 60 हजार रुपए के अनुमानित व्यय आएगी। बालूघाट बंदोबस्ती की अवधि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 सितंबर तक की गई है। इसका मतलब है कि जिनके पास बंदोबस्ती थी उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। हालांकि इसके लिए जिनके पास बंदोबस्ती है उनसे 50% ज्यादा राशि ली जाएगी। मतलब साफ है कि फैसले के बाद बालू की कीमतों में इजाफा होगा। इधर आरजेडी बालू बंदोबस्ती में पारदर्शिता की मांग कर रहा है। सेवा समाप्त हो रही थी, 1 साल के लिए स्वतः एक्सटेंशन किया गया है। तो जनता को मद्देनजर रखते हुए 1 साल के लिए सभी बंदोबस्तधारियों को एक्सटेंशन किया गया है और मुझे लगता है कि इससे जनता का भी लाभ होगा और सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। सरकार इस पर उदासीन है और सरकार इसको ठीक से सुपरवाइज या मॉनिटरिंग नहीं कर रही है और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है लोगों को। और आज बालू की कीमत जो महंगा हो जाएंगे तो इससे आम जनता प्रभावित होगी। भभुआ में कोर्ट भवन के निर्माण के लिए 50 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। राज्य के 8,386 पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से भवन बनेंगे। औरंगाबाद में 20 MTPC क्षमता के राइस मिल की स्थापना की जाएगी। साथ ही बिहार में 3 बड़े निवेश को हरी झंडी मिली है। कोरोना से पंचायत कर्मियों की मौत पर 30 लाख के मुआवजे का प्रावधान किया गया है। सभी थानों में CCTV लगाने के लिए 74 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की गई है। इसके अतिरिक्त भी कई फैसले सरकार ने लिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में नगर निगम की पहल से कचरे से खाद बनाने का काम शुरू किया गया है। शहर से हर दिन निकलने वाले कचरे से जैविक खाद बनाने से नगर निगम की आय का स्रोत बढ़ेगा। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि खेतों के लिए कचरे से बने ये जैविक खाद बेहद उपयोगी हैं। नगर निगम के डंपिंग पॉइंट में कचरे से जैविक खाद बनाया जाएगा। कंपोस्ट के नाम से एक जैविक खाद बनाया जा रहा है जो कि बेकार कचरे से बनाया जा रहा है। देखने में तो लगता है कि ये कचरे से खाद बनाना संभव नहीं है, लेकिन 100% मेरा दावा है कि ये वर्मी कंपोस्ट काला सोना के रूप में बनाया जा रहा है और इसमें 17 प्रकार का पोषक तत्व है जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। मधुबनी जिले में सदर अनुमंडल स्थित नगर परिषद क्षेत्र में शहरी आवास योजना के नाम पर 10 करोड़ 40 लाख 50 हजार रुपए की हेराफेरी का मामला उजागर हुआ है। दरअसल यहां साल 2016-17 से 31 मार्च 2019 के बीच आवास योजना के तहत नियम कायदे को ताक पर रख दिया गया। सरकारी खजाने को चूना लगाया जाता है और शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा 3 सदस्यीय जांच टीम गठन कर इस पूरे मामले की तहकीकात कराई गई, जिसमें योजना के नाम पर इस फर्जीवाड़े का खुलासा सामने है। और आप तक ये भी बताते चलें कि 3 सदस्यीय जांच टीम का गठन कर इस पूरे मामले की जब तहकीकात कराई गई, उसमें आवास योजना के नाम पर करोड़ों की बंदरबाट का खुलासा सामने आ चुका है। जांच टीम की रिपोर्ट के मुताबिक मधुबनी नगर परिषद में नियमों की अनदेखी कर रसूखदारों को रेवड़ी की तरह आवास योजना का लाभ पहुंचाया गया। नगर परिषद के वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी का कहना है कि जांच रिपोर्ट के मुताबिक डीपीआर में नाम ही नहीं होने के बावजूद 1365 रसूखदारों को आवास योजना की राशि का भुगतान कर दिया गया। बहरहाल इस पूरे मामले में नगर परिषद के तत्कालीन कार्यपालक अधिकारी, प्रधान सहायक और आवास सहायक समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ मधुबनी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। डीएम अमित कुमार का यह कहना है कि गड़बड़ी उजागर होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि जरूरतमंदों को आवास योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। नगर परिषद में करीब 1365 लाभुकों को डीपीआर के बाहर अनियमित रूप से लाभ दिया गया है और इस संबंध में जो उन्होंने बताया कि कुल मिलाकर 10 करोड़
40 लाख के आसपास जो है राशि है वो डीपीआर के बाहर के लोगों को भुगतान किया गया है। अतः इस संबंध में जो भी दोषी पदाधिकारी एवं कर्मी हैं उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए और इस संबंध में सूचना उन्हें दिया जाए। जांच प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और हमारा ये प्रथम लक्ष्य होगा कि वैसे लाभुक जो कि योग्य हैं उनको हम जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ पहुंचा पाएं। नालंदा के मुर्गियाच गांव में चैता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 2 नर्तकी को भी बुलाया गया था। कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ और ये बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन या फिर स्थानीय प्रशासन से इजाजत तक नहीं ली गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इस तरह का आयोजन क्यों किया गया, क्यों लोग इस बीमारी के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।